अच्छी और सच्ची खबरों के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड की वादियां या फिर हिमाचल प्रदेश के पहाड़, हर तरफ नजारा बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जैसे सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है। कश्मीर में बंदूपा से लेकर गुरेज तक, हिमाचल में मनाली से लेकर चंबा तक और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग से लेकर चमोली तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ वादियों को गुलजार किया है बल्कि सैलानियों और स्थानीय कारोबारियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ गई है। हालांकि ये चोटियां जितनी खूबसूरत और शांत दिखती हैं, उनके पीछे उतना ही कठिन संघर्ष भी छिपा है। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में सड़क पर बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO और स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ है। JCB मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। सर्दियों की दस्तक के साथ ही कश्मीर की वादियां जादुई सफेद चादर में तब्दील हो जाती हैं। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने पहाड़ों को सबसे खूबसूरत लिबास ओढ़ा दिया हो। बर्फबारी की इस रौनक ने न सिर्फ वादियों को गुलजार किया है बल्कि हर दिल को सुकून से भर दिया है। हालांकि ये चोटियां जितनी खूबसूरत और शान दिखती हैं, उनके पीछे उतना ही कठिन संघर्ष भी छिपा है। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपोरा और गुरेज के बीच संपर्क पूरी तरह कट गया। लेकिन इस कुदरती रुकावट के सामने सीमा सड़क संगठन यानी BRO के हौसले डिगे नहीं। BRO की 56 RCC ने अपना स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन के जरिए रणनीतिक रूप से अहम 85 किलोमीटर लंबे बांदीपोरा गुरेज मार्ग को फिर से खोल दिया। कड़कड़ाती ठंड और बर्फीले तूफान के बीच भारी मशीनरी और बहादुर जवान राजदान टॉप पर जमी कई फीट बर्फ को हटाने में जुटे हैं। खूबसूरती और चुनौतियों के इस मेल के बीच BRO का यह जज्बा कश्मीर की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए है। लेकिन इन दुश्वारियों से बेपरवाह कश्मीर की हसीन वादियों में पहुंचे सैलानियों के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है। सैलानियों के लिए ये मौका खास है। यही वजह है कि इन हसीन नजारों के दरमियान मौजूद सैलानी इन्हें अपनी यादों में समेटने में जुटे हैं। कोई इन्हें निहार रहा है, कोई चांदी से चमकते इन पहाड़ों को अपने कैमरों में कैद करने में लगा है। कश्मीर हम जो बाहर देखते हैं वो और ये कश्मीर जो यहाँ आके हमने देखा है ना, बहुत डिफरेंट है। पहलगाम गया था और फिर उस दिन गुलमर्ग भी गया, वहाँ भी सोनमर्ग, वहाँ भी स्नोफॉल देखा काफी सारा। बहुत मजा आ रहा है अभी तो। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ मैं पिछले 5 दिनों से हूँ और मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पहलगाम गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, पूरा श्रीनगर, डल लेक एक्सप्लोर किया हूँ। जमीन से लेकर आसमान तक जहाँ तक नजर जाती है बस सफेदी ही सफेदी नजर आती है। देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, घर और सड़कें, सब कुछ कुदरत के इस खूबसूरत रंग में रंगे हैं। ये हसीन नजारे हैं जम्मू के मशहूर हिल स्टेशन पटनीटॉप के, जहां सीजन की पहली बर्फबारी ने रौनक बिखेर दी है। यहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई, लिहाजा पर्यटकों का जोश भी हाई है। जिन टूरिस्ट को बर्फ की वजह से जाम का सामना करना पड़ रहा है, कुदरत ने उन्हें भी निराश नहीं किया है। हम बहुत खुश हैं, यहाँ बर्फ पड़ी है। अब हम यही बोलते हैं टूरिस्ट लोग आ जाएं, यहाँ पत्नीटॉप में आनंद ले। बहुत अच्छी बर्फ है। जम्मू आए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वहाँ दर्शन करने के बाद आए तो मुझे यहाँ पत्नीधाम का मुझे पता चला कि यहाँ बहुत सारी बर्फ गिरी हुई, इसलिए मैं बर्फ की एंजॉय करने के लिए आया हूँ। जो बर्फ की हमें बहुत उम्मीद थी, बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे थे कि पड़ेगी, तो आज हमारे यहाँ बर्फ पड़ गई है। स्नोफॉल अच्छा हुआ है। जो 1 साल से हमारा काम बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, वो अब हमारा काम बड़ा आराम से चलेगा। कश्मीर के नजारों के बाद आपको एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से आई तस्वीरें दिखाते हैं। आपने पानी की लहरें तो बहुत देखी होंगी, लेकिन हिमाचल के चंबा में इन दिनों बर्फ की नदी बह रही है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। चंबा जिले की पांगी घाटी में तेज बर्फबारी की वजह से दरिया का पानी बर्फ में तब्दील हो गया है।
और बर्फ का एक विशाल दरिया बह निकला। हालांकि इस दौरान चंबा किसी जादुई दुनिया जैसा नजर आ रहा है। बर्फबारी के बाद चंबा की गलियों, घरों की छतों और ऊंचे शिखरों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे चंबा के सौंदर्य में 4 चांद लग गए हों। बर्फ के आगोश में लिपटा चंबा आज अपनी खामोशी में भी एक दास्तान कह रहा है। कुदरत की बेहिसाब सुंदरता की दास्तान कह रहा है। चंबा ही नहीं, मनाली की वादियों में भी आज नजारा बेहद दिलकश है, जहां बर्फ के सफेद फाहों ने न केवल पहाड़ों का श्रृंगार किया है, बल्कि मनाली के कारोबारियों के चेहरों पर भी खुशी की लहर दौड़ गई है। कुदरत की इस मेहरबानी ने मनाली को विंटर वंडरलैंड बना दिया है। पहाड़ों की चोटियों पर तो बर्फ जमी हुई है, मनाली की सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत देखी जा सकती है। जाहिर है बर्फबारी का ये नजारा सैलानियों के लिए किसी हसीन सपने जैसा है। बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं खुलकर। बच्चों के साथ मैं आया था अपनी पूरी फैमिली के साथ। मैंने बहुत कम सोचा था, लेकिन उस मेरे सोचने से भी 5-7 गुना और ज्यादा ही बर्फ मिला है और बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर और हिमाचल का हाल आपने देखे तो उत्तराखंड कैसे पीछे रह सकता है। कश्मीर हिमाचल में बर्फ का साम्राज्य है तो उत्तराखंड का नजारा भी इससे जुदा नहीं है। भारी बर्फबारी के बाद चोपटा की वादियां किसी परिघटा के दृश्य जैसी नजर आ रही हैं। मखमली वादियों पर सफेद कालीन बिछा है और देवदार के पेड़ों पर जमी बर्फ इस मंजर को जादुई बना रही है। बर्फबारी के बाद आसमान साफ होते ही यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा जैसी हिमालयी चोटियों का ऐसा साफ नजारा दिख रहा है मानो आप उन्हें छू सकते हो। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये जगह इस समय किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की ओर जाने वाला रास्ता अब पूरी तरह बर्फ की आगोश में है। मुख्य मार्ग पर भारी बर्फ जमी है, जिसे साफ करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रशासन और बीआरओ की टीम जेसीबी मशीनों की मदद से रास्ता खोलने में जुटे हैं, ताकि पर्यटक बिना किसी बड़ी रुकावट के यहाँ पहुँच सके। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर और हिमाचल तक बर्फ ही बर्फ है। एक तरफ ये सफेद मखमली चादर है जो आंखों को सुकून और पर्यटन को रफ्तार दे रही है, तो दूसरी तरफ है हाड़ कपाने वाली ठंड और बंद रास्ते जो ऊंचे इलाकों में जीवन की परीक्षा लेते हैं। खूबसूरती और चुनौती के इस अनोखे संगम के बीच इंसान का जज्बा ही है जो इन रास्तों को फिर से गुलजार करता है। सफेद जन्नत के नजारों के बीच सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बर्फबारी के बाद अब बात भारत और रूस के बीच नागरिक उड्डयन में ऐतिहासिक समझौते की कर लेते हैं। भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत अब भारत में ही सुखोई सुपरजेट 100 विमानों का निर्माण किया जाएगा। और इस समझौते के तहत SJ-100 विमान के भारत में निर्माण और असेंबली के अधिकार HAL को मिले हैं। इससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को ताकत मिलेगी। SJ-100 विमान का निर्माण HAL लाइसेंस मिलने के बाद भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए करेगा और इसमें लगने वाले इंजन का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। अब भारत के आसमान में गूंजेगी स्वदेशी यात्री विमानों की दहाड़। रक्षा क्षेत्र में दुनिया को अपनी ताकत दिखाने वाला भारत अब यात्री विमान के निर्माण की दुनिया में एक बड़ा कदम रख चुका है। सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच बड़ा समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत में ही सुखोई सुपरजेट 100 विमान का निर्माण किया जाएगा। इस मेगा डील पर हैदराबाद में चल रही विंस इंडिया 2026 इंटरनेशनल एविएशन एग्जीबिशन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। सुपरजेट 100 के साथ पूरी जो टीम है रशिया की वो यहाँ पर आई हुई है।
ये सब भारत में आए हैं क्योंकि भारत एक बड़ा ग्लोबल मार्केट है एविएशन की जहाँ तक बात की जाए। और ये आप पहली तस्वीरें देख रहे हैं, अंदर की जो सिटिंग है वो कैसी है। तो ये पहला सुपरजेट 100 है जो भारत में है। HAL के साथ मिलकर इसको बनाया जाएगा। सिविल एविएशन के लिए एक नई पहल है, एक नई शुरुआत है। आत्मनिर्भर भारत की एक नई पहचान बनेगा HAL के द्वारा बनाया गया सुपरजेट 100। सुपरजेट की जो बात है, आपको ये भी बताएं कि जो UAC है, रशिया की वो जो कंपनी है जो सू सीरीज के विमान बनाती है भारतीय वायुसेना के लिए। इस समझौते के तहत SJ-100 विमान के भारत में निर्माण और असेंबली का अधिकार HAL को मिले हैं। इससे भारत की मेक इन इंडिया पहल को ताकत मिलेगी। SJ-100 विमान का निर्माण HAL लाइसेंस मिलने के बाद भारत में ही सिविल सेवाओं के लिए करेगा। इनमें लगने वाले इंजनों का निर्माण भी भारत में ही किया जाएगा। आपको बता दें कि सुखोई SJ-100 एक शॉर्ट हॉल नैरो बॉडी विमान है। ये रूस के सुखोई सुपरजेट परिवार का नया और उन्नत संस्करण है, जिसे लगभग 100 सीटों वाले रीजनल रूट्स के लिए विकसित किया गया है। SJ-100 एक आधुनिक टर्बोजेट विमान है और ये 6 घंटे तक 3500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। ये एयरक्राफ्ट आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें नया PD-8 स्वदेशी रूसी इंजन है, साथ ही आधुनिक ग्लास कॉकपिट, बेहतर ईंधन क्षमता जैसी खूबियां भी शामिल है। तो अब देखेंगे कि इसमें 103 लोग उड़ सकते हैं एक बार में, और जब ये मैन्युफैक्चर होगा हमारे देश में तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो डेवलप होगा और इसका मेंटेनेंस खर्चा भी कम होगा। भारत में फिलहाल रीजनल जेट सेगमेंट में विकल्प सीमित हैं। SJ-100 इस खाली जगह को भर सकता है, जिससे टियर 2 और टियर 3 शहरों की बेहतर कनेक्टिविटी यानी छोटे शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि इसे क्षेत्रीय उड़ानों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। छोटे और मध्यम दूरी के मार्गों पर संचालन के लिए ये विमान एक शानदार और बेहतर विकल्प माना जाता है। रूस की कई एयरलाइंस में SJ-100 पहले से ही उड़ान भर रहा है। भारत और रूस अब भारत के लिए सिविल एविएशन सेक्टर में सुपरजेट 100 यानी SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाएंगे, जो 103 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाला एक खास तरह का एयरक्राफ्ट है, जिसे UAC यानी रशिया की वो एविएशन कंपनी जो एरो डिफेंस कंपनी है, जो सू सीरीज के जो क्राफ्ट होते हैं वो बनाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विंग्स इंडिया में जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है, वहाँ पर SJ-100 आया है। ये पहला ऐसा विमान है जो भारत आया है, HAL इसे लेकर आया है और आने वाले दिनों में भारत में इसे बनाया जाएगा। इस मेगा समझौते के तहत HAL को विमान और उसके पुर्जे बनाने का लाइसेंस भी मिलेगा, जबकि रूसी कंपनी तकनीकी मदद देगी। अगले 1.5 साल में करीब 10 विमान भारत में लाए जा सकते हैं, ताकि यात्रियों को जल्द फायदा मिल सके। साथ ही HAL का लक्ष्य अगले 3 सालों में अपनी मौजूदा सुविधाओं में सुपरजेट 100 विमानों का उत्पादन शुरू करना है। इस श्रेणी के विमानों के लिए भारत में 200 या उससे भी ज्यादा विमानों की जरूरत है। 1988 के बाद ये पहली बार है जब भारत यात्री विमानों के पूर्ण पैमाने पर उत्पादन की ओर लौट रहा है। इस विमान को भारत में हैदराबाद में चल रहे सिविल एविएशन प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया है। HAL अब सैन्य विमानों तक सीमित न रहकर नागरिक विमानन क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एकदम मॉडर्न एयरक्राफ्ट है, टर्बोजेट है, और आप देखेंगे कि इसका बहुत बढ़िया ग्लास कॉकपिट है। 3500 किलोमीटर उड़ सकता है, करीब 6 घंटे तक उड़ सकता है। तो हम देखते हैं कि जो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स है उसमें इसका बहुत अच्छा फिट होगा। 103 पैसेंजर उड़ सकते हैं। HAL ने इस प्रदर्शनी में ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी पेश किया है। इस हेलीकॉप्टर में इसके दोनों इंजन अधिक शक्तिशाली हैं और ये आपस में संपर्क रखते हैं, जिससे इसकी सुरक्षा बेहतर होती है। इसमें कांच का कॉकपिट कम दृश्यता में भी बेहतर प्रदर्शन और नियंत्रण प्रदान करता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ध्रुव न्यू जनरेशन यानी ध्रुव का एक बिल्कुल नया अवतार रखा गया है, जिसे HAL बना रहा है सिविल एविएशन के लिए। यानी ये हेलीकॉप्टर जो अब तक आप सिर्फ भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ देखते थे, अब इसे एक नए अवतार में बनाया जा रहा है सिविल एविएशन के लिए। और पहली खेप में 10 हेलीकॉप्टर्स HAL बनाएगा, जिन्हें
नागरिक उड्डयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वीआईपीज के लिए, या जिस तरह से दूसरे हेलीकॉप्टर्स अभी इस्तेमाल होते हैं टूरिज्म पर्पसेस के लिए, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। ध्रुव NG जिसे अब तक सेना के लिए बनाया जा रहा था, उसको 3 संस्करणों में तैयार किया गया है, जिसमें 6 VIP सीटों, 9 यात्री वाली सीटें और पर्यटन उद्देश्यों के लिए 14 सीटों वाला विमान तैयार किया गया है। ग्लास कॉकपिट जो है, ग्लास कॉकपिट हेलीकॉप्टर का मेन सिस्टम है। उसमें पायलट को सारा सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन ग्लास कॉकपिट में आ जाता है, और इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम जो है इसको यूज़ करते हैं लोवेस्ट विजिबिलिटी में भी। अगर फॉग या रेन या क्लाउड्स या जो भी होगा, आप टेक ऑफ कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाके लैंडिंग कर सकते हैं अपने आप, विदाउट ऑटो पायलट और ग्लास कॉकपिट कॉम्बिनेशन में, विदाउट हैविंग टू सी एनीथिंग आउटसाइड। HAL के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में पहले 5 तेजस लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना को सौंपे जा सकते हैं, क्योंकि तेजस LCA Mk-1A इंजन की डिलीवरी HAL को मिल चुकी है और ये भारतीय वायुसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बीच HAL और रूस की UAC के बीच समझौता आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी छलांग है। जाहिर है कि अब हम न केवल लड़ाकू विमान बनाएंगे, बल्कि दुनिया को यात्री विमानों के निर्माण में भी अपनी काबिलियत दिखाने का मौका हमें मिलेगा। हैदराबाद से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात एक ऐसी मशीन की जो किसी भी इंसानी शरीर में बीमार दिल ढूंढने में मदद करेगी। ठंडी और ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात सैनिकों में हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा दूसरों की तुलना में ज्यादा होता है। हालांकि बायोफिट नाम की इस डिवाइस के लिए सिर्फ ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है, जिसके जरिए ये एक साथ 3 बायोमोलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है जो सीधे कार्डियक अरेस्ट से जुड़े होते हैं। अगर उन बायोमोलिक्यूल्स की मात्रा प्रिस्क्राइब्ड लेवल से ज्यादा है तो कार्डियक अरेस्ट की आशंका ज्यादा हो जाती है, यानी कि -50 डिग्री तापमान में सैनिकों के लिए बायोफिट रक्षा कवच की तरह है। किसी आम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जैसी दिख रही ये डिवाइस सियाचिन या लद्दाख जैसी जगहों पर तैनात हमारे वीर जवानों की जिंदगी को वक्त रहते बचा सकती है, जहां जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठंड के मौसम में तो यहाँ कभी-कभी 20 फीट तक बर्फबारी हो जाती है। ऐसे हालात में भी हमारे वीर जवान हाथों में हथियार लिए हमारी सरहद की सुरक्षा करते हैं। जोश और जज्बे में कोई कमी नहीं आती है। हाड़ गला देने वाली ठंड के अलावा बेहद ऊंचाई वाली जगहों पर तैनात सैनिकों को कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है। उसी हेल्थ इमरजेंसी से बचाने के लिए DRDO और दिल्ली विश्वविद्यालय ने बायोफिट नाम की एक डिवाइस तैयार की है। हम जानते हैं कि हमारी सेना के जवान कितने मुश्किल हालातों में काम करते हैं। कई बार वो -40 डिग्री में भी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन सच ये है कि कई बार जब आप ऐसे मिनिमम टेम्परेचर पर काम कर रहे होते हैं तो कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसी समस्या को जल्दी पकड़ने के लिए मिरांडा हाउस कॉलेज की जो रिसर्च लैब है, जो उनके रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक डिवाइस तैयार की है। और ये डिवाइस किसी भी सैनिक के बस एक ब्लड सैंपल के ज़रिए ये पता लगा सकती है कि कहीं उस सैनिक की बॉडी में वो कंडीशंस तो नहीं बन रही जिससे उसे जल्द कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। ये डिवाइस हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से बनाया गया। अभी ये प्रोटोटाइप है, लेकिन इस पर जो रिसर्च है वो शुरू हो चुकी है। DRDO को ये एक प्रोटोटाइप दिया गया है जिस पर आगे काम भी चल रहा है। दरअसल अत्यधिक ठंड में शरीर की गर्मी बचाने के लिए शरीर की नसें सिकुड़ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप में इजाफा हो जाता है, जिससे दिल को खून पंप करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ जाता है। इसके अलावा बेहद कम तापमान की वजह से खून गाढ़ा होने लगता है, जिससे खून के थक्के जमने लगते हैं,
जिससे कार्डियक अरेस्ट की आशंका बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति पैदा होने से पहले ही बायोफेट कार्डियक अरेस्ट से जुड़े खतरे को भांप लेगा। ये जो हमने डिवाइस बनाया है ये बायोफेट है, जो एक साथ 3 बायोमॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट कर सकता है ब्लड सैंपल में से, और वो 3 बायोमॉलिक्यूल्स इस तरीके से डिसाइड किए हुए हैं कि जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं कार्डियक अरेस्ट के साथ। अगर उन बायोमॉलिक्यूल्स का अमाउंट एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल से ज़्यादा आता है तो हमें ये संभावना हम सोच सकते हैं कि उस पर्सन को जिसके ब्लड में वो बायोमॉलिक्यूल्स का अमाउंट ज़्यादा है कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस हैं, और हम एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं कार्डियक अरेस्ट होने से पहले। खास बात यह है कि डीआरडीओ के सहयोग से दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से तैयार स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग चिप को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। डायबिटीज की शिकायत पर खून में ग्लूकोज को मापने वाले ग्लूकोमीटर की तरह ये काम करता है। ये जैसे ये बायोमॉलिक्यूल आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक है, और यहाँ पे ये हमारा जो है बायोफेट का चिप है। हम बायोफेट के चिप में अपना ब्लड सैंपल को डालेंगे जैसे कि हम ग्लूकोमीटर में डालते हैं। इसी प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया क्योंकि वो यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा है, हम आसानी से उसको चेक कर सकते हैं। और ये यहाँ पे डिस्प्ले है, ये 3 डिस्प्ले आप आराम से देख रहे हैं। इन डिस्प्ले में हमें इन बायोमॉलिक्यूल्स का कितना अमाउंट है वो हमें पता लग जाएगा। ये हम कैलिब्रेशन करके अनुसार हम पहले से फीड कर सकते हैं कि कितना लेवल हमारा सेफ है और कितना लेवल जो है हमारा सेफ्टी लिमिट से बाहर है। बायोफेट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पोर्टेबल होने की वजह से इसको कहीं भी बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है, ताकि कार्डियक अरेस्ट के खतरे को भांपकर उसे टाला जा सके। कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक काम करना बंद कर देता है। मेडिकल शब्दों में इसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग सिस्टम का फेल होना कहा जाता है, जिसकी वजह से शरीर में खून का प्रवाह रुक जाता है। इससे मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है, वो बेहोश हो जाता है, इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अगर 10 मिनट के अंदर मेडिकल सुविधा मिल जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। इसमें दिल और सांस रुक जाने के बावजूद दिमाग जिंदा होता है। जिस शख्स को पहले हार्ट अटैक पड़ चुका है उसे कार्डियक अरेस्ट होने की आशंका बहुत अधिक होती है। हालांकि ब्लड सैंपल की मदद से पहले ही इसकी आशंका पता चल जाए तो वक्त रहते ही उसको रोकने के उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें बायोफेट बहुत कारगर साबित हो सकता है, जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों ने 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया है। 5-6 स्टूडेंट्स तो इन्वॉल्व थे इसमें, और 5 टीचर्स डीयू कॉलेजेस के भी। एक कंसोर्शियम है जहाँ पर टीम है जिसमें 5 टीचर्स और डीयू कॉलेजेस से इन्वॉल्व हैं। भीषण ठंड में तैनात हर जवान का कुदरत इम्तिहान लेती है। तब काम आती है शारीरिक ताकत, मानसिक शक्ति और उसको मिलने वाली ट्रेनिंग। लेकिन हालात चुनौतीपूर्ण हो तो दिल धोखा दे सकता है। ऐसे में ये डिवाइस सैनिकों के हृदय की गति और दूसरे पैरामीटर्स की निगरानी कर समय रहते खतरे की सूचना दे सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हम बार बार इसको जोड़ रहे हैं हमारे उन सैनिकों से जो कई बार -40, -50 डिग्री में काम करते हैं। बहुत ही नेगेटिव कंडीशंस होती हैं मौसम के लिहाज से, और ऐसी कंडीशंस में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये डिवाइस उन सैनिकों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। और हम समझते हैं कि हमारे एक एक सैनिक की जान कितनी महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर ये डिवाइस हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए, कम से कम मौसम से रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।